नमस्कार, शीतल की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे का अकेलापन। कोमल जी सरकारी स्कूल की अध्यापिका के पद से 3 वर्ष पहले ही रिटायर हो चुकी थी और सुख से अपने पति के साथ जीवन गुजार रही थी। लेकिन महामारी ने उनके पति को अपने आगोश में ले लिया। जीवन साथी के चले जाने से कोमल जी अंदर तक टूट गई। फिर बेटा बहू के कहने पर उनके साथ मुंबई में आ गई। उनका जीवन एकदम बदल सा गया। पति का साथ तो छूट ही चुका था, लेकिन साथ साथ उनके 40 वर्षों की बसी बसाई गृहस्थी भी छूट गई और छूट गया वह आस पड़ोस भी, जो हर समय दुख सुख में साथ देता रहता था। महानगर में पार्क के बेंच पर चुपचाप उदास भाव से बैठी कोमल जी विचारों में खो सी गई थी। सुबह का समय था। कुछ लोग सैर करने आए थे, तो कुछ योगा कर रहे थे, तो कहीं कुछ बुजुर्ग बैठे हुए अपना ज़माना याद कर रहे थे। लेकिन कोमल जी अपनी ही दुनिया में विचर रही थी। तभी एक आवाज़ ने उनकी तंद्रा भंग की। मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कोमल जी ने देखा कि लगभग 65 से 70 वर्ष के एक बुजुर्ग आदमी पास वाली बेंच पर बैठते हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ना चाहते हुए भी कोमल जी बदले में मुस्कुराने लगी। इस अनजान शहर में पहली बार किसी ने उनसे बात की थी। बोतल से पानी पीते हुए वह बुजुर्ग बोले, मेरा नाम मदन लाल है, मैं यहीं पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। आप बहुत परेशान जान पड़ती हैं। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़िए, चलने का नाम ही जिंदगी है। ऐसे कहते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर से सैर करने चले गए और कोमल जी उनके जाने के बाद मन ही मन बोली, जिसकी ज़िंदगी में दुख ही ना हो, उन्हें तो ज़िंदगी खूबसूरत ही लगेगी ना। ज्ञान तो सब ही देते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या बीत रही है यह तो हम ही जाने। अब कोमल जी हर रोज़ पाक आने लगी और लगभग हर रोज़ ही मदन लाल जी से नमस्ते राम राम हो जाती। एक दिन मदन लाल जी ने पूछा कि क्या आप कहीं बाहर से आई हैं? तो कोमल जी बोली, दरअसल पहले मैं कानपुर में रहती थी। बेटा बहू नौकरी करते हैं ना, लेकिन महामारी के कारण मेरे पोते के स्कूल बंद है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए बेटा बहू मुझे यहाँ ले आए हैं। पति के देहांत के बाद मैं कानपुर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरी बेटी का ससुराल भी यहाँ मुंबई में ही है। कभी कभार बेटी से भी मिलना हो जाएगा, ये सोचकर यहाँ चली आई। फिर मदन लाल जी बोले, मुंबई शहर में आपका स्वागत है। चलिए आपको दूसरे हम उम्र लोगों से भी मिलाता हूँ। दरअसल यहाँ पार्क में बुजुर्ग लोगों का एक ग्रुप बना है, जहाँ हम सब लोग एक दूसरे से सुख दुख में शामिल होते हैं और हंसते बतियाते हैं। कभी भजन गाते हैं तो कभी पुराने गाने भी गुनगुना लेते हैं। कभी जन्मदिन मनाते हैं तो कभी त्योहार। उनकी बात सुनकर कोमल जी को खुशी हुई और उन्होंने ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जताई। तो मदन लाल जी ने उन्हें ग्रुप के अन्य सदस्यों से मिलाया और उस ग्रुप में शामिल कर लिया। उस ग्रुप के अधिकतर लोग अपना जीवन साथी खो चुके थे। किसी को कोई बीमारी थी तो किसी को कोई। लेकिन कोमल जी यह देखकर हैरान थी कि सभी लोग जिंदा दिल थे और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी रहे थे। उन लोगों से मिलकर कोमल जी की उदासी कहीं दूर चली गई। हर रोज सुबह और शाम को वह सब लोगों के साथ अपना समय बिताने लगी। अक्सर कोमल जी अपनी बेटी को फ़ोन करके पार्क में आने वाले बुजुर्गों के बारे में बातें किया करती थी। माँ के हम उम्र लोगों के साथ मेलजोल की बात सुनकर उनकी बेटी को बहुत खुशी हुई। एक दिन कोमल जी ने नोटिस किया कि पार्क में आने वाले सभी बुजुर्ग उनसे बड़े थे, परंतु सब लोग चुस्त दुरुस्त और अपने आप को अप टू डेट रखते थे। जब घर आकर उन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा तो उन्हें लगा कि समय से पहले ही उन्होंने अपने आप को बूढ़ा बना लिया है। यह सोचकर वह बाजार से हेयर कलर खरीद कर लाई और अपने बालों को कलर किया।
फिर अलमारी खोली और पति की दी हुई सबसे खूबसूरत साड़ी पहन ली और आईने में देखकर मुस्कुराती हुई खुद से ही बोली, यह हुई ना बात। शाम के समय जैसे ही वह पार्क जाने के लिए बाहर निकलने लगी, उसी समय उनकी बहू की नज़र उन पर पड़ी। देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, यह सब क्या माँ जी। उसने झट से अपने पति अमित को आवाज़ लगाई, देखिए तो ज़रा, आखिर हो के गया है तुम्हारी माँ को। यह क्या सजने संवरने की उम्र है। जैसे ही बेटे ने उनको देखा तो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। तभी बहू बोली, माँ जी, यह सब पहनने की आपकी उम्र नहीं है और अब तो पापा भी नहीं रहे। बेटे बहू का व्यवहार देखकर कोमल जी का दिल टूट सा गया और वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई। अब उनका पार्क जाने का मन ही नहीं हुआ। सोचने लगी कि अगर आज अच्छे से तैयार हो गई तो ऐसे भी कौन सा गुनाह कर दिया। आज तक मैंने तो कभी बहू को किसी बात के लिए नहीं टोका। अपनी मर्जी से पहनती है, खाती है, बाहर आती जाती है। पर मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वक्त बदल चुका है। बड़े शहरों में लोग मॉडर्न हैं। आज मैंने थोड़ा सा खुद के बारे में सोचा तो मेरा ऐसा मजाक बना दिया। उनकी आंखों के कोरों से आंसू बहने लगे। तभी उनके मोबाइल पर उनके ग्रुप के सदस्यों के फ़ोन आने लगे। उसी समय कोमल जी खड़ी हुई और खुद से बोली, नहीं, मेरी ज़िंदगी मैं अपने मुताबिक जीऊँगी। ऐसा कहते हुए वे पार्क चली गई। अब कोमल जी अपने लिए जीने लगी थी। उनकी पेंशन से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिसे आज तक वह अपने बेटे बहू को ही देती आई थी। लेकिन इस महीने उस पैसे को उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। पार्क में भी उनकी बहुत सी सहेलियां बन गई थी, जिनके साथ बाजार जाकर वह अपने लिए अपने मनपसंद कपड़े और वस्तुएं खरीद कर ले आई। लेकिन बहू को यह सब खटकता रहता और अपने पति के कान भरते हुए कहने लगी, आप माँ जी को रोकते क्यों नहीं? कितना फालतू खर्च करने लगी हैं। हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं देती। उनके आने से हमारा खर्चा भी तो बढ़ गया है। पत्नी की बातों में आकर कोमल जी का बेटा अमित उनके पास गया और कहने लगा, माँ जी, इस बार आपने पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए? उसकी बात सुनकर कोमल जी हैरान रह गई। तभी उनकी बहू बोली, अरे, इस उम्र में इतनी फिजूल खर्ची क्या अच्छी बात है। पाक क्या जाने लगी, आप तो आज़ाद पंछी की तरह हो गई। उसी समय कोमल जी बोली, बहू, मैंने तुम लोगों को पूरी आज़ादी दी है। अब तुम मेरी आज़ादी तय नहीं कर सकते। मैं जो करूँगी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। उनकी यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों चुप हो गए। कोमल जी पाक कला में निपुण थी। एक दिन उन्होंने घर पर गाजर का हलवा बनाया तो अपने ग्रुप के सदस्यों के लिए भी पाक में लेकर गई और सभी लोगों को खिलाने लगी। लेकिन मदन लाल जी ने लेने से मना कर दिया तो कोमल जी ने पूछा, क्या आपको गाजर का हलवा पसंद नहीं है? तो मदन लाल जी बोले, गाजर का हलवा तो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन मुझे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की परेशानी है, इसलिए मैं बाहर का मीठा गाजर का हलवा नहीं खा सकता और घर पर बनाना मुझे आता नहीं, इसलिए मैंने गाजर का हलवा खाना ही छोड़ दिया। फिर कोमल जी बोली, तो क्या आपके घर पर कोई नहीं है? इस पर मदन लाल जी कुछ नहीं बोल पाए। आंखों से दो आंसू निकलकर उनके गालों तक आ गए और चुपचाप घर की ओर चले गए। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन मदन लाल जी पार्क में नहीं आए थे। ग्रुप के सदस्यों से पूछा तो पता चला कि वह फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। कोमल जी को मन ही मन उनकी चिंता सता रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनके सामने आ रहा था। जैसे ही घर जाने के लिए वह पार्क से निकली तो उनके कदम स्वयं ही मदन लाल जी के घर की ओर मुड़ गए। गार्ड से उनके फ्लैट का नंबर पूछा और उनके दरवाजे पर जाकर बेल बजाई। मदन लाल जी ने लड़खड़ाते कदमों से चलकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर खड़ी कोमल जी को देखा तो वह चौंक गए और फिर उन्हें अंदर बुलाया।
उनकी ऐसी हालत देखकर कोमल जी हैरान रह गई और बोली, आपकी तबीयत इतनी खराब है, लेकिन घर पर आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। तो मदनलाल जी बोले, दरअसल मैं अकेला ही रहता हूँ। यह बात सुनकर कोमल जी को बड़ी बेचैनी हुई कि इतना जिंदा दिल इंसान और बिल्कुल अकेला, और जब वह बीमारी की हालत में है तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। फिर कोमल जी ने ग्रुप के अन्य सदस्यों को फ़ोन करके बुलाया। मदनलाल जी ने बहुत मना किया, लेकिन कोमल जी बोली, क्या बात कर रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने मुझे जीना सिखाया उसे मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। थोड़ी ही देर में उनकी मदद से कोमल जी मदनलाल जी को डॉक्टर के पास ले गई। दवाइयाँ देते हुए डॉक्टर ने अच्छी खुराक और समय पर दवाइयाँ लेने की हिदायत दी, लेकिन उनके खाने पीने की समस्या थी। कोमल जी सहित ग्रुप की अन्य 2 महिलाएं सदस्यों ने उनके घर पर तीनों वक्त का खाना बनाकर भेजने की जिम्मेदारी ले ली। समय समय पर कोमल जी उन्हें दवाई लेने की भी हिदायत देती रहती थी। कुछ ही दिनों में मदनलाल जी बिल्कुल ठीक हो गए और वापस पार्क में आने लगे। एक दिन कोमल जी उनसे पूछ ही बैठी कि क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? आज कोमल जी की बात को मदनलाल जी टाल नहीं पाए और अपने अतीत के पन्ने एक एक करके पलटने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, वह भी क्या दिन थे जब मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर घर लाया था। कितने हसीन सपने सजाए थे हम लोगों ने। पता है कोमल जी, शादी के 10 साल तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। काफ़ी समय तक डॉक्टरी इलाज करवाया, तो इसके बाद खुशखबरी आई और हमारे बेटे का जन्म हुआ। अपने छोटे से परिवार में हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशियाँ शायद भगवान को मंजूर नहीं थी। अभी बेटा 5 साल का ही हुआ था कि एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी को कैंसर है, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जीवन संगिनी इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। बोलते बोलते मदनलाल जी का गला रूंधने लगा। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। माँ और बाप दोनों का प्यार मैंने अकेले ही उसे दिया, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लेकिन देखिए बेटे ने क्या किया। 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने जा रहे हैं, यह कहकर बेटा बहू निकले थे, और बाद में पता चला कि जिस मकान में हम लोग रहते थे, बेटे ने वह मकान अमेरिका जाने से पहले ही बेच दिया था और ख़रीदारों को बोलकर गया था कि 2 महीने के बाद मकान खाली करवा लेना। उसके बाद बेटा फिर कभी वापस नहीं आया। फिर भरी आंखों से मदनलाल जी बोले, अगर मेरे पास मेरे रिटायरमेंट का पैसा एफडी में न रखा होता तो मैं सड़क पर आ जाता। उसी पैसे से मैंने ये 2 कमरों का मकान खरीदा और यहाँ रहने लगा। कहते कहते मदनलाल जी की आंखों में आंसुओं का झरना बह निकला। कोमल जी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, अरे आप ही तो मुझे कहते हैं कि हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए, और अब आप ही ये बात भूल गए। उन दोनों को एक दूसरे में एक ऐसा दोस्त दिखाई देता था जिसके साथ वह अपना दुख सुख बांट सकें। कुछ दिन गुजरने के बाद जब एक दिन कोमल जी पार्क गई तो देखकर हैरान रह गई कि ग्रुप के सभी लोगों ने एक बड़ा सा केक मंगवाया हुआ था। जैसे ही वह वहां तक पहुंची तो सब लोग जोर से चिल्लाए, जन्मदिन मुबारक हो कोमल जी। कोमल जी को खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है। सभी लोगों का इतना प्यार देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। केक काटकर सभी ने मोबाइल में तस्वीर ली। सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी कोमल जी को तोहफे में दी। फिर कोमल जी ने पूछा, लेकिन आप सबको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? तो मदनलाल जी बोले, अरे सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है।
जन्मदिन मनाकर कोमल जी अपना तोहफा लेकर घर पहुंची तो उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। जैसे ही बहू की नज़र उस साड़ी पर पड़ी तो बोली, अरे इतनी खूबसूरत साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो अमित, थैंक यू सो मच। तभी अमित चौंक कर बोला, नहीं मैं तो नहीं लेकर आया। तभी कोमल जी फ्रेश होकर आई और बोली, यह साड़ी मेरी है बहू। फिर बहू बोली, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है माँ जी, लेकिन आप इसका क्या करेंगी, यह साड़ी मैं ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही साड़ी उठाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया तो कोमल जी ने वह साड़ी उठाते हुए कहा, नहीं बहू, यह साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है। बहू अपनी सास का मुंह देखते ही रह गई। फिर कोमल जी ने कहा, दरअसल आज मेरा जन्मदिन था ना, इसलिए पार्क में ग्रुप के सभी लोगों ने मुझे यह तोहफा दिया है। यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों हैरानी से बोले, आपका जन्मदिन था आज? ऐसा कहते हुए उन दोनों का सिर शर्म से झुक गया। फिर उनका बेटा बोला, माँ आप अपना जन्मदिन मनाते नहीं हो ना, इसलिए हमें याद नहीं रहा। उसी समय कोमल जी पुराने समय की यादों में खो गई, जब अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर वह पूरा पूरा दिन रसोई में खड़े होकर उनकी पसंद के पकवान बनाती और शाम को उनके दोस्तों को बुलाकर पार्टी देती। लेकिन फिर सोचने लगी कि समय समय की बात है, जब बेटा बहू अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं तो बड़ों को भी अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन बहू को अपनी सास में यह परिवर्तन रास नहीं आ रहा था। एक दिन जब कोमल जी पार्क गई तो अपना मोबाइल साथ लेकर जाना भूल गई। उस दिन बहू और बेटा घर जल्दी आ गए। बहू की नज़र सासू माँ के मोबाइल पर गई तो उठाकर चेक करने लगी, लेकिन जब देखा कि सासू माँ व्हाट्सएप और फेसबुक पर है तो वह दंग रह गई और नमक मिर्च लगाकर अपने पति को मदन लाल जी द्वारा भेजे गए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज दिखाने लगी। अब तो बेटे को भी माँ में खोट दिखाई देने लगा। बस फिर क्या था, जैसे ही कोमल जी घर वापस लौटी तो बेटा बहू दोनों तो जैसे तैयार बैठे थे उन पर बरसने को। अपनी माँ को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वह उनके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोमल जी स्तब्ध रह गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्यों बहू, 2 दिन पहले ही अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए तुमने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें तुम्हारे ऑफिस के सभी दोस्त आए थे, जिनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी, लेकिन मैंने तो तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई, फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। कोमल जी के मुंह से 2 टूक जवाब सुनकर उनकी बहू के पास शब्द ही नहीं बचे और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बेटा बहू के ऑफिस जाने के बाद जैसे ही कोमल जी पोते के लिए खाना बनाने के लिए रसोई घर में गई तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण उनका पैर फिसल गया और वह धम से ज़मीन पर गिर गई। उनकी बाजू में गंभीर चोट आई और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उनके पोते ने तुरंत फ़ोन लगाकर अपने पापा को सारा हाल बताया और उन्हें जल्दी आने को कहा। डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला कि उनकी बाजू की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर ने बाजू पर प्लास्टर चढ़ाकर और दवाइयाँ देकर शाम तक उन्हें घर भेज दिया, लेकिन अब उनका पार्क जाना छूट गया। मदन लाल जी उन्हें फ़ोन करते या मैसेज करते तो वह किसी बात का जवाब नहीं देती, चुपचाप लेटे हुए आंसू बहाती रहती। काम वाली बाई खाना पकाकर रख जाती और बेटा बहू रोज़ाना अपने काम पर चले जाते। दोनों में से किसी ने भी एक भी दिन की छुट्टी लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। कोमल जी को उठने बैठने में भी कष्ट होता था, लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता था। एक दिन ग्रुप के सारे बुजुर्ग सदस्य उनके घर पर आ गए। किसी के हाथ में फूल थे तो किसी के हाथ में गेट वेल सून के कार्ड थे। कोई समोसे लेकर आया तो कोई जलेबियाँ। उन्हें देखकर बिस्तर पर पड़ी कोमल जी को ऐसे लगा कि जैसे उन्हें कोई अपना मिल गया हो। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई। हंसी मजाक करते हुए सबने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया।
हंसते बतियाते 1 घंटा बीत गया। अब कोमल जी को चिंता होने लगी, क्योंकि उनके बेटा और बहू के आने का वक्त हो रहा था। अंदर ही अंदर उन्हें डर लग रहा था कि बहू क्या बोलेगी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी और बेटा और बहू अंदर आ गए और अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गए। सब लोगों के जाने के बाद उनकी बहू बोली, यह मेरा घर है या धर्मशाला, जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। और माँ जी, आप हमारे सामने तो बड़ा दर्द का नाटक करती हैं और हमारी पीठ पीछे अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, आपकी इन हरकतों का हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बहू की यह बात सुनकर कोमल जी चुपचाप लेटी रही। आज उन्हें अपने पति की याद सता रही थी। सोचने लगी कि उनके रहते मजाल है कोई मुझ पर उंगली उठा सके, और आज अपमान के कड़वे घूंट पीने पर मजबूर हो गई हूँ। दिन बीतने लगे और करीब 1.5 महीने बाद कोमल जी का प्लास्टर उतार दिया गया। अब वह फिर से भाग जाने लगी तो धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट वापस आने लगी। लेकिन बहू के ताने थे जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और बेटा यह सब सुनकर भी अनसुना कर देता। घर के माहौल से परेशान होकर एक दिन कोमल जी ने ठान लिया, बस अब और नहीं, जीवन की सांझ तो हो ही चुकी है और ना जाने कब इस जीवन का अंत हो जाए, तो इससे पहले मैं स्वयं के लिए जीना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वह करना चाहती हूँ। बेटे बहू का मुंह छोड़ते हुए एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया और सामने की बिल्डिंग में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। बेटे ने रोकना चाहा तो कोमल जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी उनकी बहू बोली, हाँ हाँ, पंख जो लग गए हैं अब आपके, अब तो आज़ाद घूमेंगी। बदले में कोमल जी ने गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अब मैं अपने अधूरे सपने पूरे करूंगी। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उनकी इतनी पेंशन तो आती ही थी कि काम वाली बाई लगा सके और अपना खर्चा आसानी से निकाल पाए। अब कोमल जी अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही थी। उनका बेटा और पोता कभी कभार उनसे मिलने आ जाते थे, लेकिन बहू से इतना भी कष्ट न किया गया। अक्सर मदन लाल जी शाम की चाय उनके घर पर ही पीते थे। अक्सर पाक के अन्य बुजुर्ग व्यक्ति भी उनके घर आते जाते रहते थे। अब कोमल जी स्वयं को आज़ाद महसूस करती थी। अपने अलग रहने की बात कोमल जी ने अपनी बेटी को भी बता दी थी। इस पर उसे थोड़ा दुख तो पहुंचा, लेकिन एक सुकून भी था कि उसकी माँ अब अपनी मर्जी से जी पाएगी। एक दिन कोमल जी हैरत में पड़ गई जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर बेटे के साथ बहू को आया देखा। इससे पहले वह कुछ पूछती, तभी उनकी बहू तेजी से अंदर आई और बोली, माँ जी, कुछ शर्म हया बची है या नहीं? पता है सोसाइटी वाले आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? आखिर आपके और मदन लाल जी के बीच में चल क्या रहा है? तभी कोमल जी बोली, बेटा, मुझे दुनिया वालों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे केवल इतना पता है कि सारी उम्र जिम्मेवारियां निभाते निभाते मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। बाकी की बची ज़िंदगी मैं हंसी खुशी से गुजारना चाहती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। और रही बात मदन लाल जी की, तो उन्होंने तो मुझे जीना सिखाया है, वरना मैं तो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उनका बेटा बोला, लेकिन माँ, आप इन लोगों को जानती नहीं हैं। ऐसे लोग अपनापन दिखाकर दूसरों को लूट ले जाते हैं। बेटा, मैंने अपने यह बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, और वैसे भी जिसे अपनों ने ही लूटा है उसे दूसरे क्या लूटेंगे? तुमने मेरे पास छोड़ा ही क्या है जो कोई लूट लेगा? उसी समय मदन लाल जी, जो दरवाजे के बाहर खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे, घर के अंदर आ गए, और उन्हें देखते ही कोमल जी के बेटे और बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही वह उठ के जाने लगे, उसी समय मदन लाल जी ने उसे कहा, बेटा, शर्म कोमल जी को नहीं बल्कि तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए। किसी का चरित्र मंथन करने से पहले तुम लोग एक बार भी नहीं सोचते।
तुम लोग जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ क्या करती है? जैसे ही मदन लाल जी ने कहा तो कोमल जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, परंतु वह रुकने वाले नहीं थे। बोले, पार्क में हर रोज़ सुबह और शाम को जब हम सब लोग बैठते हैं तो वहीं पास में ही सोसाइटी में काम करने वाली औरतों के बच्चे आवारा घूमते हैं। छोटी सी उम्र में वे गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं। उन गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। तुम्हारी सासू माँ उन बच्चों को पढ़ाने का नेक काम करना चाहती हैं। वह एक स्कूल खोलना चाहती हैं ताकि जितने भी गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। तुम्हारी माँ गरीबों की मदद करके अपने बुढ़ापे को सार्थक बनाना चाहती है। अक्सर हम लोग बैठकर इसी विषय में योजना बनाते हैं। हमारी एक एनजीओ से बात भी चल रही है जो हमारी इस काम में मदद करेगा। तुम्हारी माँ का बरसों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन आज अपनी माँ के बारे में तुम लोगों के विचार सुनकर मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मुझे पहले ही छोड़कर चला गया। हैरानी की बात है, अपनी माँ के लिए बेटे बहू की ये सोच भी हो सकती है। क्या तुम अपने ऑफिस में किसी के साथ हंसते बोलते नहीं हो? जब तुम्हारी माँ ने तुम पर कोई अंकुश नहीं लगाया तो तुम कैसे? कोमल जी के बेटे बहू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप चले गए। आज मदन लाल जी गुस्से में थे तो कोमल जी बोली, चलिए छोड़िए इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीजिए और अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर मदन लाल जी मुस्कुरा दिए और बोले, हमारी मेहनत रंग लाई। एनजीओ की तरफ से हमें स्कूल शुरू करने के लिए पास ही में एक बिल्डिंग मिल गई है। कोमल जी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। जल्दी ही बिल्डिंग को स्कूल का रूप दे दिया गया। सभी पढ़े लिखे बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। सब लोगों ने दिल खोलकर मदद की। शुरू में स्कूल में केवल 20 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। देखते ही देखते उनका यह स्कूल चर्चा का विषय बन गया। कोमल जी और उनके साथ काम करने वाले अन्य बुजुर्गों को भी जीने का एक मकसद मिल गया। एक दिन कोमल जी की बेटी उनके पास कुछ दिनों के लिए आई। जब वो भाई भाभी से मिलने गई तो उन्होंने उसे मदन लाल जी के विषय में बताया। यह भी कहा कि उसे माँ को समझाना चाहिए, लेकिन उनकी बेटी को अपनी माँ में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट आ गई है। अपनी वृद्धावस्था को भी वह बड़ी खुशी से जी रही है और मदन लाल जी उनका पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन दोनों की दोस्ती स्वार्थ से परे है और इस दुनिया की समझ से भी। अकेले बैठे हुए यह सब सोचते सोचते कोमल जी की बेटी की नज़र पास रखे अखबार पर गई तो उसमें छपी एक खबर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब बुढ़ापे में बच्चे ही साथ छोड़ दें तो अकेली माँ या अकेला पिता कहाँ जाएं? वृद्धावस्था में अकेलेपन को मात देने के लिए 65 वर्ष के बुजुर्ग ने 63 वर्ष की महिला के साथ विवाह किया। अपनी गृहस्थी फिर से बसाकर वे दोनों बहुत खुश हैं। इस खबर को पढ़कर कोमल जी की बेटी के मन में एक विचार आया। जब मदन लाल जी कोमल जी के घर आए तो उसने अपनी माँ और मदन लाल जी के सामने दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप दोनों के इस रिश्ते को यह दुनिया नहीं समझ पाई, तो क्यों ना आपके इस रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए। क्या आप दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बनना पसंद करेंगे? तभी कोमल जी बोली, यह क्या बोल रही है तू? इस उम्र में क्यों हम पर दाग लगाना चाहती है? यह दुनिया क्या कहेगी? लेकिन उसकी यह बात सुनकर मदन लाल जी थोड़ी देर चुप बैठे रहे। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कोमल जी को गुस्से में देखकर उन्होंने कुछ ना कहना ही मुनासिब समझा और अपने घर लौट गए। फिर कोमल जी की बेटी ने उन्हें समझाया, माँ, अगर जीवन की राह में कोई अच्छा साथी मिल जाता है तो साथ चलने में कोई नुकसान नहीं है। कोमल जी सोचते सोचते अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गई।
उनका मन बेचैन हो रहा था। सोचने लगी कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन फिर अगले ही पल विचार आया कि मेरे पति भी तो यही चाहते थे कि मेरे होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। मेरी आंखों में आंसू देखकर तो उन्हें भी चैन नहीं मिलता होगा। और फिर अगर दोस्ती को एक रिश्ते का नाम दे दिया जाए तो दुनिया का मुंह बंद हो जाएगा। मदनलाल जी को भी इस रिश्ते से कोई हर्ज नहीं था। चिंता थी तो केवल इसी बात की कि कोई उन दोनों पर उंगली ना उठाए। लेकिन कोमल जी के बेटा और बहू तक यह बात पहुंची तो वे भड़क उठे। वे दोनों इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। सोसाइटी में हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा था। कोई उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था तो कोई कानाफूसी कर रहा था। 2 दिन बीते तो अचानक मीडिया वाले कोमल जी के स्कूल के बाहर पहुंच गए और उनके इस रिश्ते के बारे में सवाल करने लगे। लेकिन कोमल जी हैरान थी कि उन तक यह खबर कैसे पहुंची। और उधर कोमल जी की बहू पीछे खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, बड़ी आई हिम्मत दिखाने वाली, अब पूरी दुनिया का जवाब देगी तो पता चलेगा। चारों तरफ जैसे हंगामा सा हो गया। लेकिन कोमल जी ने सोच लिया था कि आज वह चुप नहीं रहेंगी। जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या यह सच है, इस उम्र में आप मदनलाल जी से शादी करने जा रही हैं, आपने स्कूल के बच्चों को क्या आप यही शिक्षा देने चली हैं? कोमल जी ने खुद को मजबूत बनाते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, यह बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, पर इसके लिए मजबूर करने वाला कौन है? ये समाज। हमारा शादी करने का मकसद केवल अपना अकेलापन बांटना है, वह अकेलापन जो आज की पीढ़ी ने हमें दिया है। अरे हम लोग तो वृक्ष के सूखे हुए पत्ते हैं जो कब झड़ जाएं नहीं मालूम। लेकिन जब तक वृक्ष से जुड़े हैं तब तक खाद और पानी की दरकार तो हमें भी है। किसी से हंसना बोलना हमें भी अच्छा लगता है। अगर हम एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं, हंस बोल लेते हैं, तो यह भी समाज को रास नहीं आता। तभी मदनलाल जी आए और कोमल जी का हाथ थामते हुए बोले, शादी करने का फैसला हमने इसलिए लिया है ताकि समाज के सामने हमारे रिश्ते पर मोहर लग जाए और किसी को हमारा हंसना और बोलना न अखरे। अब भी यदि किसी के मन में कोई सवाल है तो बोले। तभी भीड़ में से तालियों की आवाज़ें आने लगी। यह तालियां कोमल जी और मदनलाल जी के बुजुर्ग साथी बजा रहे थे। देखते ही देखते पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सब उनके साहस की सराहना कर रहे थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।